हाय स्कॉलर्स, आज हम लोग इस लेक्चर के साथ ही स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री सीरीज। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है कि आज से अब हम लोग डेली एक लेक्चर पाने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। और गाइज याद रखिएगा, सबसे पहले जो हमारी टारगेटेड एग्जाम है 12th एग्जाम, तो 12th एग्जाम के हिसाब से ही पहले फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। पहले पढ़ने वाले हम लोग चैप्टर्स हैं, सबसे पहले सॉलिड, फिर सोल्यूशन, फिर इलेक्ट्रो, देन काइनेटिक एंड सरफेस केमिस्ट्री पहले से ही हम लोग कवर कर चुके हैं। इस तरह से 5 चैप्टर्स, मीनिंग कम से कम 22 मार्क्स का जो हमारा मटेरियल है वो हम लोग तैयार करने वाले हैं इस फिजिकल केमिस्ट्री सीरीज के द्वारा, जिसमें हम 5 to 7 मार्क्स का फिजिकल केमिस्ट्री में पहले से ही कवर कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड, सोल्यूशन, इलेक्ट्रो, काइनेटिक। तो मीनिंग जितने भी 12th स्टैंडर्ड बच्चे हमारे जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सभी को शेयर करें, क्योंकि अब हम लोग इस वीक में फिजिकल केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं ख़त्म, जिसमें हम लोग बेसिक, न्यूमेरिकल, डेरिवेशंस, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें कवर करेंगे। असर्शन रीजन क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस, कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, सारी बातों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस फिजिकल केमिस्ट्री की सीरीज़ में। जैसा आप सभी जानते हैं कि माई सेल्फ टेनिशर, और आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है अपनी टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ल्ड में एंड फिजिकल केमिस्ट्री सीरीज में। जाग चाहिए, उठ चाहिए। और ऐसे हमारे बच्चे जो 11th स्टैंडर्ड एग्जाम दे चुके हैं और 1 अप्रैल से नए सेशन में प्रवेश करने वाले हैं, मीनी 12th में पहुंचने वाले हैं, 1 अप्रैल से वो 12th में पहुंच जाएंगे, उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी ये है भाई, क्योंकि हम 11th का एग्ज़ाम दे चुके हैं 2 दिन पहले और 1 अप्रैल से हम लोग 12th में अपियर हो जाएंगे। तो 1 अप्रैल से पहले ही मिनी आज 28 मार्च को आपको सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का 12th क्लास का स्टार्ट हो रहा है। 1 बाई टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे हम लोग। तो 11th स्टैंडर्ड बच्चे भी आज से जुड़ जाइए फिजिकल केमिस्ट्री सीरीज में, जिससे आप पहले सॉलिड पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर में सोल्यूशन, सेकंड चैप्टर काइनेटिक। इस तरह से जो 11th स्टैंडर्ड बच्चे एग्जाम दे चुके हैं 1 अप्रैल से अपने 12th में अपियर हो रहे हैं, उनके लिए भी अब बहुत अच्छा मौका है जुड़ने का। आसानी से जुड़ जाइए और हम लोग इस टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड में बहुत अच्छे से फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। और बेटा आज हम लोग बात करेंगे जो अपना पहला चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड में फिजिकल केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आज हमारे ऐसे बच्चे जो 11th स्टैंडर्ड में थे 1 अप्रैल से 12th में आ रहे हैं वो आज से जुड़ सकते हैं। 1 बाई सारे चैप्टर्स, पूरी केमिस्ट्री को हम लोग इस सेशन में, नए सेशन में पढ़ने वाले हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म अपने टेंजेंट क्लासेस पे। 1 बाई लेक्चर को पढ़ेंगे और आपको इस 12th स्टैंडर्ड के साथ ही, ये 12th नहीं केवल फाउंडेशन 12th है, मीनिंग हम लोग साथ में आईआईटी, नीट जैसी एग्जाम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मीनिंग 12th केवल नहीं, 12th तो सुपर डुपर होना ही है, इसके साथ हम लोग आईआईटी, मेंस, नीट, एडवांस सारी चीज़ें एकदम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे 12th अपियर में 1 अप्रैल से आने वाले हैं, जुड़ जाइए टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड से और केमिस्ट्री के साथ खेलें बहुत आसानी से। ट्रिकी एंड इजी वे ऑफ द केमिस्ट्री, क्या टेंजेंटस क्लासेस। चलिए आई जाइए। और जैसे भी और अपना अगर ऑफलाइन बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं तुरंत JNB रोड कॉन्सेप्ट क्लासेस में संपर्क करें, हम लोग वहाँ पे बैठ के ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो सभी का आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे 11th स्टैंडर्ड बच्चे जो 12th में आ रहे हैं उनका अपनी इस सीरीज में स्टार्ट, और 1 अप्रैल से हम लोग कॉन्सेप्ट क्लासेस JNB रोड पे भी ऑफलाइन स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे जहां भी आप जुड़ना चाहते हैं तुरंत टेनिशर के साथ जुड़ जाइए और इस सेशन में बेहतरीन तरह से हम लोग 12th, आईआईटी में एडवांस सब ज्यों त्यों करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए, बहुत अच्छा मौका है, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। देखिए बेटा, जो 12th स्टैंडर्ड बच्चे जो मेरा एग्जाम देने जा रहे हैं इसी सेशन में, उनके लिए ये फिजिकल केमिस्ट्री रिवीजन का पार्ट होने वाली है। रिवाइज करेंगे वो लोग, आसानी से रिवीजन करके अपना एग्जाम बेटर कर सकते हैं, और रिवीजन के पर्पज से उनके लिए फिजिकल एक बार पूरी सीरीज स्टार्ट हो रही है। और जो ऐसे बच्चे हमारे 11 से 12th स्टैंडर्ड में 1 अप्रैल से आ रहे हैं उनके लिए बेटा हम आपको बताएंगे कि स्टार्टिंग के चारों चैप्टर जो 5 चैप्टर्स हैं, सरफेस केमिस्ट्री,
1 2 3 4 5 ये फिजिकल केमिस्ट्री के हैं और आपके एग्जाम में ये मिनिमम 22 मार्क्स के आते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन यहीं पे है, तो एक एक चीज को अच्छे से डिस्कस करना। फिर सेकंड बुक ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में तो आप जानते हैं मास्टर ब्लास्टर सर बनाने वाले होते हैं, तो ऑर्गेनिक 28 मार्क्स, तो 22 एंड 28 मार्क्स टोटल 50 हो जाते हैं। तो ये पोर्शन ऐसा है, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री अगर हम लोग अच्छा कर लेते हैं तो 70 में से आउट ऑफ 50 मार्क्स हम लोगों ने तैयार कर लिए हैं। और याद रखिएगा, अगर फिजिकल ऑर्गेनिक हम लोगों ने अच्छी कर ली तो हमसे कोई टक्कर नहीं ले सकता है, ये भी सर का वादा है आपसे, कोई टक्कर नहीं ले सकता आपसे। तो ऑर्गेनिक एंड फिजिकल में हम लोग धमाल मचाएंगे इस सेशन में। और सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर हमारा है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट इतना आसान चैप्टर है, जस्ट इमेजिनेशन पे चैप्टर है, और जिस बच्चे की इमेजिनेशन पावर यहाँ पे जितनी अच्छी होने वाली है वो इस चैप्टर में उतना अच्छा ही धमाल मचाने वाला है। एक एक छोटे से छोटा पॉइंट बेसिक, हम आपको पता है सबकी टेक्निक क्या है, एक एक छोटा छोटा बेसिक और फिर कितना एडवांस स्तर तक जाना है, सारी बातों पे सर डिस्कस करते हैं। लेकिन इसमें सभी बच्चों को अच्छे से जुड़ना होगा, अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, अपने नोट्स बनाने होंगे, चाहे वो हमसे ऑनलाइन जुड़े चाहे हमसे ऑफलाइन जुड़े, हर तरह से जुड़ सकते हैं। और आपका भी इतना कर्तव्य होगा पूरे सेशन के दौरान टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड को मजबूत कीजिए। आज हम लोग 12th 2021-22 के लिए केमिस्ट्री के सेशन का उद्घाटन कर रहे हैं। आज से हम लोग धीरे धीरे पूरा सेशन टारगेट 2022 कोई भी एग्जाम हो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, चाहे वो नीट हो, आईआईटी हो, 12th बोर्ड हो, कोई भी एग्जाम हो, ये लेक्चर हमारा इसी पे मुख्य रूप से फोकस होगा। आज से जुड़ जाइए अपनी 2022-21 की सीरीज पे। और जो बच्चे 21 का बोर्ड देने जा रहे हैं वो हमारा रिवीजन कर सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, न्यूमेरिकल हर चीज पे, उनके लिए भी रामबाण साबित होने वाली है। तो सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर है वो जस्ट इमेजिनेशन पे है और चीजों को समझेंगे जानेंगे एक एक बात को हम। तो बेटा बात करेंगे सॉलिड स्टेट पे, कॉपी पेन निकाल लीजिए, बहुत अच्छे से सभी नोट्स बनाते चलिए। आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड की जितनी केमिस्ट्री है आज हम स्टार्ट नए सेशन के लिए तैयार हो रहे हैं और नए सेशन में 2021-22 का टारगेट रखते हुए एक एक चीज को सिस्टेमेटिक पढ़ेंगे। और ऐसे हमारे गरीब बच्चे जो कोचिंग नहीं पढ़ सकते वो हमसे टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड से ऑनलाइन जुड़ के, हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के पूरे सेशन की केमिस्ट्री को बहुत आसान वे में कवर कर सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेज एनबी रोड पे संपर्क करके हम लोग बहुत आसानी से वहां पे भी बैठ के पढ़ सकते हैं। चलिए आइए बात करते हैं सॉलिड स्टेट। तो बेटा हम लोग आज का जो हमारा लेक्चर होगा इसे लेक्चर नंबर 1 नाम दे देंगे, सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 1। बहुत ही छोटे छोटे लेक्चर्स में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से धमाल मचाने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 1 हमारा ये है सॉलिड स्टेट है क्या, इस चीज पे बात करेंगे हम लोग कि सॉलिड स्टेट स्पेशल क्यों है। देखिए बेटा एक बात याद रखिएगा, अगर हम लोग मैटर नाम सुना 9th क्लास में ही सुनते हैं, मैटर अराउंड अस, हमारे आसपास पदार्थ मैटर, तो मैटर का नाम सुना। अगर हम लोग किसी मैटर को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं तो वो सॉलिड होता है। इसलिए जो सॉलिड है वो थोड़ा स्पेसिफाइड हो जाता है। सॉलिड को पकड़ सकते हैं, हिला सकते हैं, फेंक सकते हैं। क्या गैस को पकड़ पाओगे? मतलब हम महसूस कम कर पाते हैं गैस को। लिक्विड को अरे पकड़ा यूं से निकल गया, या किसी कंटेनर। तो सॉलिड एक ऐसा मैटर है, मैटर की वो स्टेट है जिसे बहुत एक तरह से महसूस कर सकते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफाइड करें, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की बात करें, हार्डवेयर भी नहीं हम पकड़ लेते हैं, बात बाकी चीज़ें पकड़ने में नहीं आती है। तो सॉलिड स्टेट स्पेसिफाइड इसलिए हो जाती है क्योंकि ये हम इसे डायरेक्ट महसूस कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। और इसके बाद दूसरे नंबर पे अगर महसूस हम लोग कर सकते हैं वो लिक्विड स्टेट होती है। और तीसरे नंबर पे गैसेस को तो बस महसूस कैसे करते हैं कि कहाँ है ये तो हम लोग पता ही नहीं लगा पाते हैं, तो इसीलिए सॉलिड स्टेट स्पेसिफाइड हो जाती है। तो 9th क्लास से ही पढ़ते हैं मैटर। मैटर क्या है, जब भी आपसे पूछा जाता है मैटर की डिफिनेशन की बात करते हैं तो एकदम आपको रटी हुए, मैटर हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर हाँ भैया बिल्कुल सही है, हैविंग मास ऑक्यूपाई स्पेस, जिसके पास मास होगा जो स्पेस को कवर करेगा वो मैटर होगा। बात आती है मैटर। मैटर बेटा एक ही मैटर है, मैटर की स्टेट्स होती हैं। ऐसा नहीं है सॉलिड अलग मैटर हो गया, लिक्विड अलग मैटर हो गया, नहीं।
मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, याद रखेंगे हम लोग। मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं? 3। और इसमें प्राइमरी स्टेट क्या है? गैस। सेकेंडरी स्टेप क्या है? लिक्विड। और टर्सरी स्टेप क्या है? सॉलिड। मीनिंग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। और इन दोनों के बारे में स्टेट्स ऑफ मैटर 11th क्लास में हम लोग बेटा डिस्कस कर चुके हैं। किया था, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये वो दुनियादारी सारी चीजें पढ़ चुके हैं हम लोग 11th स्टैंडर्ड में। और आज जो हमारा चैप्टर है सॉलिड स्टेट है। बस सॉलिड स्टेट ही हमारा काम है 12th में आ जाता है, इसे 12th में डिस्कस करेंगे। पता है, जब भी बात की जाती है आपसे कि मैटर की कितनी स्टेट्स हैं तो आप तुरंत टूट पड़ते हैं। चले, लिक्विड, गैस, कायदे से बोलना क्या चाहिए? लिक्विड नहीं, क्या? गैस, लिक्विड, सॉलिड। क्योंकि गैस प्राइमरी स्टेट, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। आप भी पढ़ते चले आ रहे हैं ऐसे ही, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सॉलिड, लिक्विड, गैस नहीं, गैस, लिक्विड, सॉलिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गैस, लिक्विड, सॉलिड। मीनिंग गैस, लिक्विड, सॉलिड, ये सिस्टम हमारा होता है इस तरह से। 9th 10th में भी सीखे थे। गैस के ऊपर जब बहुत प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा, कंडेंस्ड किया जाएगा, मीनिंग यहां पे कंडेंसेशन होगा तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब लिक्विड को फ्रीज किया जाएगा लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, तो ये क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। अब जब सॉलिड को मेल्ट करेंगे तो फिर लिक्विड बन जाएगा, और फिर लिक्विड को वेपराइज करेंगे फिर गैस बन जाएगी। तो मीनिंग क्या? मैटर तो मैटर ही है, बट वो फिजिकल फैक्टर्स के इफेक्ट की वजह से एक स्टेट से अनदर स्टेट्स में कन्वर्ट होता रहता है। बस लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन क्या पढ़ा कि मैटर नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट ओनली कन्वर्टेड इनटू वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो मैटर तो वही है, केवल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इसे कन्वर्ट किया जा सकता है। इसलिए देखिए, इस लेक्चर ये बेसिक होगा, सॉलिड को इजी बनाना है हमें। यहाँ पे बेसिक बातें, एक एक बात को बहुत अच्छे से समझना है हम लोगों को, क्योंकि इस टेंजेंटस वर्ड का टारगेट केवल है इजी एंड ट्रिकी केमिस्ट्री, रटना नहीं है। जो भी बच्चे रटने के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड से अलग जा सकते हैं। यहाँ जरूरत नहीं है, चीजों को समझना है, जानना है, और अच्छे रिजल्ट के लिए हमें तैयार होना है। अपना हमें फ्यूचर ब्राइट करना है, रटना अटना नहीं है। एक बात याद रखिएगा, तब तो इस सेशन में जुड़िएगा सर से, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है जुड़ने की। चाहे जहां पढ़ सकते हैं, चाहे जैसे पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तो यहां पे ये सारी स्टेट्स हमारी होती हैं इस तरह से। मैटर एक ही है, लेकिन जब फिजिकल फैक्टर्स, और ये किसकी वजह से चेंज होता है? फिजिकल फैक्टर्स याद कर लीजिए, फिजिकल केमिस्ट्री के योद्धा हैं ये। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये योद्धा हैं, ये ही लड़ाई लड़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का गेम चेंज करते हैं। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जिन बच्चे हमसे थर्मोडायनामिक्स पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा कि PVT, ये योद्धा होते हैं तीनों। जब इनमें वेरिएशन होता है तब मैटर अपनी स्टेट्स चेंज करता है। देखिए, प्रेशर हाई लिक्विड की तरफ भागेगा, और हाई सॉलिड की तरफ भागेगा। प्रेशर कम किया लिक्विड, फिर कम किया गैस। देखिए, टेम्परेचर डिक्रीज किया लिक्विड, इंक्रीज किया तो गैस, मतलब इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। तो इन फिजिकल फैक्टर्स की वजह से ये मैटर की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं बेटा। प्राइमरी गैस, सेकेंड लिक्विड, थर्ड हमारी सॉलिड। स्टेट्स ऑफ मैटर 11th में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या? स्टेट्स ऑफ मैटर में, जिसमें हमने गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग 12th में जब आ जाते हैं तो अब हमारा इस चैप्टर होगा सॉलिड स्टेट। देखिए बेटा, जब मैटर की बात करते हैं, थोड़ा सा यहीं पे नींव रख लेते हैं पहले अच्छे से। हमें पता है आप लोग पढ़े हुए हैं मैटर को, लेकिन अच्छे से नींव रख लेते हैं। कोई भी मैटर होगा वो किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल से मिलके बना होता है। एक वर्ड याद रखिए, बहुत यूज होने वाला है सॉलिड स्टेट में, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स का मीनिंग है जिससे वो मैटर बना हुआ है, उसे यहां कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल बोलेंगे हम लोग। क्लियर हो गया? ठीक है।
तो उसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोला जाता है। अब इसमें बात आती है, जैसे हमारा घर बनता है, दीवार होती है, तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को बहुत सारी ईंटें आपस में जुड़ के क्या बनाती हैं, दीवार को तैयार करती है। एक तरह से ईंट को हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कह सकते हैं। इसी तरह से जब कोई मैटर तैयार होता है तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जिससे वो बाद में कंबाइंड होके बॉन्डेड होके तैयार होता है। तो हर मैटर किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनेगा। अब बेटा यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन हो सकते हैं, याद रखिए, या तो एटम हो सकता है, या आयन हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है। तीन ही इस दुनिया के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। नोट कर लीजिए, इस दुनिया के तीन ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, एटम, मॉलिक्यूल एंड आयंस। अगर बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर, जितने बच्चे पढ़ चुके हैं वो हमसे जानते होंगे एटम कहां से हमें मिलते हैं, एटम कहां से आते हैं, एलिमेंट से। एलिमेंट्स हमें एटम प्रोवाइड कराते हैं। एटम्स जो होते फिर वो क्या बनाते हैं, वो आयंस भी बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं। तो कहीं न कहीं ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तीन हमारे होंगे, एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। इन्हीं से मिलके बनता है हमारा कौन, मैटर, है ना। अब बात आती है जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हम ही आप बहुत सारे लोग हैं, हमारे सराउंडिंग में हम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। देख क्या बात है भाई, है ना, और लड़के तो खासकर, हाँ क्या बात है, समझ गए ना। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मीनिंग इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पास आते हैं तो तरह तरह का इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऐसा होता है, अरे यार क्या बात है, इससे यार बुरी तरह से अट्रैक्शन, एकदम जकड़ा पड़ा, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, उसे क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। और एक, अरे इससे बात कौन करेगा, हटो, मीनिंग वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। समझ गए, इससे बात कौन, बहुत दूर, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा। और जहां अट्रैक्शन था, क्या बात हो जाए एक बार, वहां तो एकदम जकड़े पड़े हैं, पास इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम। तो जिस तरह से हमारे बीच में एक इंटरेक्शन होता है आपस में, उसी तरह से इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में भी बेटा इंटरेक्शन होता है। एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जहां पे वो वाला अट्रैक्शन होगा, कौन सा वाला, आप वाला, तो वहां अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, पास आएंगे, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम हो जाएगा कुछ जगह, और कुछ जगह है इससे बात कौन करेगा, हटो। तो मीनिंग वीक, वेरी वीक इंटरेक्शन, तो वहां पे इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो मीनिंग स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस, वीक इंटरेक्शन, वेरी लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस। क्लियर हुआ। अब इसी पे डिपेंड करेगा फिजिकल फैक्टर्स का इफेक्ट, पीवीटी, वो देखेंगे कि आखिरकार है कौन, यहां पर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इंटरमोलिकुलर स्पेस कैसा, उसी के हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज करेंगे पीबीटी को। तो यहां पे जो मैटर की गैसीय स्पेस है, अब आप समझ सकते हैं, यहां के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे बहुत दूर दूर होने वाले हैं, मीनिंग आप समझ सकते हो कैसा इंटरेक्शन है, वीक इंटरेक्शन है, यहां पे कैसा है, वीक इंटरेक्शन। मतलब अरे इससे बात कौन करेगा, वही वाले लोग हैं यहां पे। और सॉलिड में क्या है बेटा, यहां अट्रैक्शन है स्ट्रॉन्ग वाला, आप वाला अट्रैक्शन, एकदम क्लोजली पैक बुरी तरह से। इंटरमोलिकुलर स्पेस कैसा होगा, बहुत कम होने वाला है यहां पे सॉलिड्स में, है ना, बहुत कम इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा यहां पे। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो यहां पे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ठीक। अब यहां पे क्या होगा, लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस, और यहां क्या होने वाला है, वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस। क्लियर हुआ, समझ में आया, बात समझे ना, आपकी भाषा में हमने बताया है इंटरेक्शन वगैरह। और यहाँ पे लिक्विड्स इंटरमीडिएट स्टेट दोनों के बीच की है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा
ज़्यादा, ये बीच वाले हैं, है ना, ये इंटरमोलिक दोनों की बीच की स्टेट है, ये हमारे लिक्विड्स होते हैं। तो समझ चुके। तो ये सॉलिड्स हैं, यहां पे बात करेंगे। तो सॉलिड्स क्या है अगर डेफिनेशन हम लोग करते हैं, द सबस्टेंसेस विच हैव स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन देयर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, क्लियर, एंड वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस आर कॉल्ड सॉलिड्स। डेफिनेशन आ गई सॉलिड्स की, आर कॉल्ड सॉलिड्स। चलिए अभी लिखते हैं, एक एक बात को पोज लेके नोट करें, चीज़ों को जल्दी से, बेसिक बातें अच्छी अच्छी हैं, शक्तिमान वाली छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, पोज लेके नोट करें। और जितने भी 11th के बच्चे एग्जाम दे चुके हैं 1 ईयर से, 1 अप्रैल से हमारे लिए 12th में आ रहे हैं, अपने सेशन से जुड़ जाइए। हर तरह से इतना बेहतरीन सेशन बनाने वाले हैं टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ल्ड ऑनलाइन की दुनिया में कि कोई भी हमारी एग्जाम होगी वो हम लोग बहुत ईजी वे में क्रैक करने वाले हैं। जुड़े रहिए। ऐसे सभी बच्चे हमारे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, गरीब हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो हमारे टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ल्ड ऑनलाइन से जुड़ सकते हैं। और जितने हमारे पुराने बच्चे हैं जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सभी को नए सेशन से जोड़िए कि सर 1 अप्रैल से एकदम अच्छे से सेशन स्टार्ट हो चुका है, सर से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तुरंत बेल आइकन को दबा लें जिससे कि डेली बाय डेली, और आपको पता आपके सेशन के लिए पर डे 7 PM शाम को एक फिजिकल केमिस्ट्री की का लेक्चर डेली आपको मिलता रहेगा, डे 1, डे 2, डे 3, और अच्छे से पढ़ते रहिए, चलते रहिए। ओके बेटा, चले आगे, बात आ गई समझ में, आगे बढ़ते हैं। यस, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बेसिक बात। तो हम लोग समझ चुके हैं कि मैटर तो एक ही होता है वास्तव में, लेकिन मैटर की स्टेट्स होती हैं जो फिजिकल फैक्टर्स की वजह से बदलती हैं, चेंज होती रहती हैं। बेसिक फंडे को हम लोग, बेसिक बातों को सीख चुके हैं बेटा। अब यहाँ पे आगे का जो हमारा फंडा है वो हम लोग सॉलिड की, सॉलिड अब क्या है हम लोग जान चुके। सॉलिड की अगर हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, द मैटर, कैसे लिख सकते हैं, द मैटर इन विच कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। देखिए अपने वर्ड्स में लिखना सीखिए, समझिए क्यों साइंस को इतना टफ करते हैं आप लोग। चीजों को समझिए, अपने वर्ड्स में डेफिनेशन लिखिए, क्यों मार्क लिखने में लगे रहते हैं, चीजों को समझिए, अपने आप लिखना सीखिए। फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आसान कोई केमिस्ट्री नहीं होती है। माना कि आपके ऊपर डर बना दिया जाता है, इसमें न्यूमेरिकल है, इसमें रिएक्शन है, रिएक्शन में ऐसा खेल खिलाएंगे आपको कि सबसे आसान खेल आपको रिएक्शन में लगने वाला है इस सेशन में। न्यूमेरिकल्स के साथ आप IPL खेल जाओगे, देखिएगा। तो ये चीजें कठिन नहीं, बस जुड़े रहिए बराबर सर के साथ, मजा आने वाला है। द मैटर इन विच कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर टू ईच अदर बाई स्ट्रॉन्ग intermolecular forces and having very less intermolecular space. Intermolecular space are called solids. नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से चलते रहिए, जुड़े रहिए सबके साथ। तो समझ में आया, चीजें समझे, मजा आ रहा। तो क्या सॉलिड्स है, बहुत अच्छे से डेफिनेशन लिख चुके ना हम लोग। चलिए अब एग्जांपल्स आप लोग बता दीजिए सॉलिड्स के। अरे सर एग्जांपल के लिए क्या बचा है, बहुत सारे एग्जांपल, मेटल्स हैं सर, और बताइए आयनिक सॉलिड्स है। आयनिक सॉलिड्स जैसे नमक है, KCl है, तो ये हो गए सर। प्लास्टिक है सर, कांच है, ग्लास है, और बताओ भाई तमाम इन्फिनिटी। चलिए कोई बात नहीं, इन्फिनिटी लिख दिया हमने, चीज़ों को समझ रहे हैं हम लोग। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ से अगला एग्जाम्पल। अब बेटा यहाँ पे कुछ मुख्य बातें लिखते हैं सॉलिड्स के बारे में। तो पहला पॉइंट आता जो सभी बच्चों को भी रटा हुआ होगा, डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, है ना। ये फिक्स होती है, सॉलिड्स की शेप नहीं बदलती है और इनका वॉल्यूम भी नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता है समझ चुके हैं, स्पेस होता ही नहीं बीच में जो इधर उधर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल भाग पाए। इधर जाएंगे दूसरा कहेगा कहाँ जा रहा है, मेरे एरिया में कैसे आ रहा,
दूसरा भाग मेरी एरिया में कैसे जा रहा, तो जहाँ के तहाँ ऐसे मतलब बुरी तरह से बस भरी हुई है, जा रहे हैं जहाँ के तहीं ऐसे खड़े हुए हैं, तो वो इधर उधर मूवमेंट नहीं कर सकते, और कोशिश भी करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स किस काम में आएगा, वो कहाँ जा रहे हैं, इधर आ जाओ, पकड़े रहेंगे एक दूसरे को। इसलिए सॉलिड्स की डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होती है। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, हाई एमपी एंड बीपी, है ना भाई, सॉलिड है, एमपी बीपी तो हाई होने ही है। थर्ड पॉइंट क्या है, हाई लैटिस एंथैल्पी, हाई लैटिस एंथैल्पी, भाई ये भी कॉमन बात है, सॉलिड्स की हाई लैटिस एंथैल्पी भी होने वाली है। लैटिस एंथैल्पी क्या, रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक लैटिस क्रिस्टल, और सॉलिड्स में लैटिस क्रिस्टल कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, तो तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी ना। आ गया ना समझ में। फोर्थ, हाई डेंसिटी, डेंसिटी का मीनिंग हमने आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में बताया है हमेशा। हाई डेंसिटी का मीनिंग क्या, भीड़ भाड़, हाई डेंसिटी का मीनिंग क्या है, भीड़ भाड़। आ गया ना समझ में, हाई डेंसिटी का मीनिंग भीड़ भाड़, और यहाँ भीड़ भाड़ इनसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच और कहाँ भीड़ भाड़ होगी, सबसे ज्यादा यहीं क्लोजली पैक होते हैं, पास पास होते हैं, तो हाई डेंसिटी भी हो गई, है ना। थर्ड पॉइंट, 5 पॉइंट, ये इंसुलेटर भी हो सकते हैं। कौन इंसुलेटर होगा, कौन पुअर कंडक्टर होगा, कौन अच्छा कंडक्टर होगा, ये सारे अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। पुअर कंडक्टर भी हो सकते हैं सॉलिड्स, और हमारे गुड कंडक्टर भी हो सकते हैं। ये पूरा चैप्टर में आगे जब जाएंगे तब हम लोग चीज़ों को पढ़ने वाले हैं अच्छे से। तो ये सॉलिड्स के मुख्य पॉइंट, और भी बहुत सारे पॉइंट धीरे धीरे हम लोग आ सकते हैं कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, और यहीं से कई सारी चीज़ें होंगी हमारी कि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज वेरी हाई, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज वेरी हाई, इतनी ज़्यादा होगी कोई कोई वेपराइज ही नहीं हो पाएगा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज वेरी हाई। तो ये सॉलिड स्टेट्स की मुख्य बातें आ गई। सॉलिड स्टेट में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के बहुत क्लोजली पैक होते हैं, डेंसिटी बहुत हाई होने वाली है, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है। पूरी मैकेनिज्म हम लोग सीख के बेटा आ चुके हैं, चीज़ों को समझ चुके हैं। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग बहुत अच्छे से। चलिए तो बेसिक चीज़ें का पोस्ट लिख के नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, मैं हट जा रहा हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट लें अच्छे से जल्दी से, और जल्दी से अपने इस सेशन में अपने टेंजेंटर्स, अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को जल्दी से जोड़िए, अच्छे टेंजेंटर्स, अच्छे कॉन्सेप्टर्स को जल्दी से जल्दी जोड़िए। कॉन्सेप्टर्स हम लोग ऑफलाइन बैठ के पढ़ सकते हैं, टेंजेंटर्स ऑनलाइन बैठ के पढ़ सकते हैं, जैसे भी जोड़ना है। ये सेशन मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, सभी बच्चे हरी अप जल्दी से अपना चैनल सब्सक्राइब करें ऑनलाइन, या JNV रोड कॉन्सेप्ट क्लासेस पे जल्दी से जुड़ें सभी बच्चे। बेहतरीन तरह से हम लोग लेक्चर शुरू कर चुके हैं, सेशन अपना शुरू कर चुके हैं, और बहुत एकदम इस बार हम लोग कमाल करने वाले हैं। सारे टेंजेंटर्स कॉन्सेप्टर्स, सभी टेंजेंटर्स और सभी कॉन्सेप्टर्स मिलके इस बार हम लोग कमाल करने वाले हैं एकदम बेहतरीन तरह से। चाहे वो 12th बोर्ड हो, चाहे नीट हो, चाहे IIT मेन एडवांस हो, हम लोग 2022 में अपना परचम लहराने वाले हैं। ये लोगों को बता देंगे कि वी आर द बेस्ट टेंजेंटर्स एंड कॉन्सेप्टर्स। चलिए हो गया, कुछ ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे। आगे बात करते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इस तरह से सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ चुके। अब सॉलिड हमारे बेटा होते हैं दो टाइप के। सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं सॉलिड्स। फर्स्ट अमरपस सॉलिड्स, और सेकेंड होंगे हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हम लोग बहुत धीरे धीरे मजा आने वाला है एकदम। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल बहुत अच्छे से समझिए, आप जुड़े रहिए, बस मजा आएगा एक एक बात। तो अमरपस सॉलिड्स क्या होते हैं एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? देखिए बेटा, अगर हम लोग बात करें नॉर्मली, अगर हम लोग समझते हैं कि एक हमारे पास
सपोज दैट नमक, देखा नमक का कंकड़, देखिए आप लोग तो नए जमाने के हैं, आप लोग तो पिसा हुआ नमक ज़्यादा यूज करते हैं, नमक का कंकड़ नहीं देखा होगा। अगर देखा होगा कुछ बच्चों ने, देख नहीं तो चौक तो सभी ने देखी होगी। तो चौक जब हम लोग देखते हैं तो उसे ऐसा थोड़ा सा टर्न करेंगे, कट से टूट जाती है। और वही अगर मैं आपको प्लास्टिक की कोई चीज़ दे दें और उससे कहते बेटा ये तोड़ो, तो नहीं टूटेगी, वो पूरी टर्न हो जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं। अब हम कहें क्या एक सॉलिड है एक या दूसरा सॉलिड नहीं है, बेटा दोनों सॉलिड है। एक तो टूट जा रही है और वो भी फिक्स शेप में टूट रही है। चौक टूटी, दो खंड हो गए अलग अलग, दो पार्ट में टूट जाती है। और जब हम लोग प्लास्टिक का कोई पेन है या मार्कर ही ले लो, इसे अगर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, तो वो नहीं टूटेगा आसानी से, इधर उधर भागेगा। और जब तोड़ भी लोगे बड़ा दिक्कतों में, तो फिर उसकी शेप भी गड़बड़ा जाएगी, सब चौपट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, तो इनमें आखिरकार अंतर क्या है? एक आसानी से टूट रहा है, दूसरा आसानी से नहीं टूट रहा है। फर्क क्या है दोनों में? तो यहां फर्क होता बेटा, क्या फर्क होता है? जो हमारी चौक थी उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट है। चौक के अंदर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट है। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल एक बे में पैक हैं। इस तरह से एक सिस्टेमेटिक पैकिंग है उनकी, देखिए इस तरह से सिस्टेमेटिक पैकिंग है उनकी, ऑर्डर्ड हैं, सिमेट्रिकल पैक्ड हैं, ज्योमेट्रिकल पैक्ड हैं, सिस्टेमेटिक पैक्ड हैं, इस तरह से। और वही प्लास्टिक की स्थिति की बहुत भयानक है, कोई ऑर्डर नहीं है बेटा, कहां कौन पैक है कुछ भी पता नहीं है। समझिए, अमरपस क्रिस्टलाइन को बहुत अच्छे से हम बताने वाले हैं। इस तरह से देख रहे होंगे, दोनों में अंतर नजर आ रहा होगा आपको, दोनों में अंतर अच्छे से नजर आ रहा आपको। देखिए यहां ऐसे आप एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें नहीं ना, इसमें ड्रॉ हो सकती है। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इस चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड पे ही बात करनी है। चैप्टर इसी पे डिपेंड है पूरा हमारा, क्रिस्टलाइन सॉलिड पे ही डिपेंड होगा। यहाँ पे अमरपस में तो यहाँ बस डिफरेंस करके इसे छोड़ देंगे हम लोग, आगे नहीं इसमें कुछ होना है, ठीक है। तो यहां से बेटा याद रखेंगे हम लोग। अब आगे जब हम लोग बढ़ते हैं यहां से, तो अमरपस क्या है, यहां पे जो हम लोग लिख सकते हैं, द सॉलिड्स in which constitute particles are the solids in which constituent particles are closely packed in regular, symmetrical and geometrical order are called crystalline solids। क्लियर हुआ बेटा? अब जब ज्योमेट्रिकल ऑर्डर होंगे, हर कुछ हो भाई सीधा है बेटा, समझ लीजिए आप लोग कि आसानी कहाँ है, सेपरेट करना या आपस में जोड़ना, मिलाना, अलग अलग करना कहाँ आसान होगा, यहाँ या यहाँ आसान होगा। यहाँ आसानी से कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल को अलग अलग करके एक नए सिस्टम में जोड़ सकते हैं। क्या यहाँ अलग अलग आसानी से कर सकते हैं? नहीं, यही अंतर था, चौक आसानी से कट हो रही थी लेकिन प्लास्टिक नहीं हो पा रही थी, मुख्य ऑर्डर यही था। और अगर इनके बारे में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, द सॉलिड्स इन विच कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, टॉपिक हमारा मुख्य होने वाला है, द सॉलिड्स इन विच कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड और क्लोजली पैक्ड
आर क्लोजली पैक्ड इन द सॉलिड्स इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड और क्लोजली पैक्ड इन रेगुलर सिमेट्रिकल एंड ज्योमेट्रिकल ऑर्डर और कॉल्ड। बहुत इससे अच्छी डेफिनेशन नहीं मिल सकती आपको, लेकिन ये अच्छी क्यों हो गई? क्योंकि हम लोगों ने बातों को समझ के उसके बाद लिख रहे हैं, कहीं रट्टू नहीं मार रहे हैं। इसीलिए मेरा कहना, जो बच्चे रटना चाहते हैं वो तुरंत टेरिशर से ना जुड़ें प्लीज, चीजों को समझिए, बहुत बेहतरीन बना देंगे आपको। केमिस्ट्री रटने वाली नहीं होती है। माना कि एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, लेकिन अगर उन्हें एक्सेप्शनल केसेस को सिस्टेमेटिक आप समझते हैं तो वास्तव में वो भी रटने वाला कुछ नहीं होता है। यहाँ पे बहुत इजी वे में हम लोग चीजों को सीखने वाले हैं। यहाँ पे आर कॉल्ड अमरपस सॉलिड्स। क्लियर? समझ चुके चीजों को, दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा? बताइए, आसान वे में समझे ना। अमरपस क्या है एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है। यहाँ पे यहाँ के अगर एग्जांपल्स हम लोग बेटा देखते हैं तो बहुत हैं। मेटल्स हैं, CuAg है ना, जिंक, मिनी मेटल्स, अदर्स मेटल्स भी। इसमें एलॉय भी आ सकते बेटा, NaCl आयनिक कंपाउंड, KCl है ना, ZnS, CaCO3, ये सब इसमें एग्जाम्पल आ सकते हैं। आगे और बड़े, डायमंड, सॉलिड I2, ये सब एग्जाम्पल इसमें आ सकते हैं। ग्रेफाइट, सब इसी के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ जो एग्जाम्पल होंगे बेटा हमारे प्लास्टिक, ग्लास है ना, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, रबर हो गई, ये सब इसके एग्जाम्पल होने वाले हैं यहाँ पे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अमरपस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इनके भी छोटे छोटे पॉइंट्स पे और हम लोगों को जिक्र करनी है, बात करनी है उससे पहले, लेकिन ये पॉइंट्स, ये मुख्य डेफिनेशन जो है वो हम आपके सामने है। जल्दी से पोज लेके नोट कर लें, एकदम धूम मचा डालिए बेटा कि केमिस्ट्री का सेशन स्टार्ट हो चुका है। एकदम ऐसे जो गरीब बच्चे जो नहीं पढ़ सकते हैं किसी भी तरह से, तो वो कहीं भी किसी भी कोचिंग के चक्कर ना लगाएं, बहुत आसानी से टेनिसर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। पूरे सेशन को बहुत अच्छे से कंप्लीट करिए। केवल 12th बोर्ड ही नहीं, जो भी सपने आपके हैं केमिस्ट्री की वजह से नहीं रुकने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। जुड़ जाइए ज़्यादा ज़्यादा, भले ही आपका दुश्मन हो लेकिन बच्चा अच्छा है तो बेटा तुरंत उसे जोड़िए, तुरंत कहीं न कहीं किसी के द्वारा लिंक दीजिए और कहिए जुड़ जाइए, सर ने अपना सेशन स्टार्ट कर दिया है। सेशन 21 एंड 22 2021 एंड 22 ऑल टारगेटेड एग्जाम्स 100%। ठीक है, पोस्ट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, हो गया, आगे बढ़े, चलिए ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग, ये डेफिनेशन हो गई, आप लोग लिख चुके हैं। अब इसमें मुख्य डिफरेंस भी कर लेते हैं कि अमरपस एंड क्रिस्टलाइन में अब क्या डिफरेंस है। ये तो डेफिनेशन हम लोग कर चुके हैं। तो बेटा याद रखेंगे, अमरपस सॉलिड्स, अगर अमरपस की बात करें, अमरपस सॉलिड्स, एक मुख्य पॉइंट यहां पे लिखेंगे हम लोग। और यहां पे अगर बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, डेफिनेशन लिख चुके हैं हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक, यहां पे इन्हें रियल सॉलिड्स कहते हैं। ये वास्तविक सॉलिड होते हैं, वास्तव में सॉलिड होते हैं। इन्हें रियल सॉलिड्स की कैटेगरी में रखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। बट अमरपस सॉलिड्स की अगर बात करते हैं तो बेटा ये हमारे स्यूडो सॉलिड बोले जाते हैं। क्या बोलेंगे? स्यूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं इन्हें, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहेंगे इन्हें। इनकी स्थितियां अलग होती हैं, फिजिकल फैक्टर का इफेक्ट इनके ऊपर बहुत जल्दी पड़ता है। प्लास्टिक देखते हो, सर्दियों में कितनी टाइट हो जाती है, गर्मियों में सॉफ्ट हो जाती है। समझ में आया? इसीलिए स्यूडो सॉलिड, इनकी चीजें फिक्स नहीं रहती हैं। कांच को कभी देखा? एक क्वेश्चन बहुत आता है, असर रीजन में नीट में आ चुका बेटा। क्या आ चुका कि किसी पुरानी बिल्डिंग में अगर हम देखें, बहुत पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, सैकड़ों सालों की बिल्डिंग बनी हुई है, और उसमें अगर हम लोग देखते हैं तो नीचे के जो कांच नीचे वाला
टॉप टू डाउन अगर देखें तो डाउन वाला कांच मोटा होता है और ऊपर वाला पतला हो जाता है, ऐसा क्यों? आ गया होगा समझ में। सीडो सॉलिड होते हैं, कांच तो आइडियल सुपर लिक्विड सॉलिड होता है, ग्लास याद रखिएगा आइडियल सुपर सॉलिड लिक्विड होता है। उसमें जब फिजिकल फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है तो ऊपर वाला क्या हो जाता है, वो हमारा धीरे 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 फिजिकल इफेक्ट की वजह से शिफ्ट नीचे की तरफ हो जाता है, नीचे मोटा हो जाता है और ऊपर पतला हो जाता है। खूब आता क्वेश्चन, असेस रीजन्स में आता है। तो याद रखिएगा फिजिकल फैक्टर्स का इफेक्ट यहाँ पे बहुत इफेक्टेबल होता है। यहाँ पे इसलिए इफेक्टिव ज्यादा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकल पैकिंग होती है, डिफ्यूजन रेट होती है, वो फिजिकल इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, बट ये न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते हैं। छोटी छोटी बेसिक बातें हैं, याद रखिए एक एक बात को, ऐसे कोई आपको नहीं पढ़ाने वाला है। आप देख लीजिए यूट्यूब की दुनिया में देख लीजिए, ऑफलाइन देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, ये सारे पॉइंट्स ऐसे नहीं कोई बताने वाला आपको। इसलिए बेटा एक एक पॉइंट्स को जल्दी से अच्छे से नोट आप लोग करते रहिए। तो यहां से आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो एक पॉइंट कितना अच्छा हम लोगों ने समझा। अगर इनकी बात करते हैं कि कहेंगे कि सर इनके ऊपर फिजिकल फैक्टर्स का इफेक्ट इतना अच्छा क्यों नहीं पड़ता है, इनके ऊपर फिजिकल फैक्टर्स पड़ता है इसीलिए ये स्यूडो सॉलिड बोले जाते हैं, अपनी एग्जैक्ट स्थिति में ये रहते नहीं है। लेकिन क्रिस्टलाइन के अंदर ऐसा क्या होता है, क्रिस्टलाइन के अंदर ऐसा क्या होता है जो ये इस फिजिकल फैक्टर के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। फिजिकल फैक्टर इफेक्ट जानते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, पीवीटी योद्धा जो अपने हैं। तो यहां पे लेकिन ये कैसे न्यूट्रलाइज कर देता है, आप जानते हैं घरों में फर्श बनती है, बनते देखा, शीशा डाला जाता, ग्लास डाल दिया जाता बीच में, क्लोज पैकिंग 100% नहीं रखी जाती है, क्यों? डिफ्यूजन इफ्यूजन होता रहे। कहते हैं धरती माता, बहुत सारे खनिज गैसेस होती हैं, लेकिन उसके बाद धरती माता, जब इतना सारा कुछ है तो फटती क्यों नहीं, जमीन फटती क्यों नहीं? क्योंकि डिफ्यूजन इफ्यूजन होता रहता आसानी से। इसीलिए जब भी हमारी फर्शेस घरों में बनती हैं तो वहां पे शीशा वगैरह ये डाले जाते हैं जिससे डिफ्यूजन इफ्यूजन आसानी से होती रहे, इंटरमोलिकुलर स्पेस एक्चुअल फॉर्म में हो। अब यहां जैसे अगर बात हम लोग क्रिस्टलाइन की करते हैं तो क्रिस्टलाइन की स्थिति क्या है, एक रेगुलर वे में इस तरह से क्लोज पैकिंग होती है, इस तरह से पर्याप्त, मतलब डिफ्यूजन इफ्यूजन के लिए यहाँ पे इंटरमोलिकुलर स्पेस है, तो इनके बीच में डिफ्यूजन और इफ्यूजन गैसेस का या और भी किसी चीजों का आसानी से हो सकता है। तो जो भी अगर फर्क पड़ेगा, अब आपकी समझ में आ चुका होगा बहुत आसानी से, सबकी बात समझ में आ गई होगी। तो कोई भी इफेक्ट अगर फिजिकल फैक्टर का पड़ेगा, इधर से पड़ा इधर से निकल गया, ये स्टेबल हो गए, रियल बने रहेंगे हमेशा। लेकिन इनकी स्थिति क्या होती है हमेशा याद रखिएगा, ये तो बहुत क्लोजली पैक होते हैं, अंगूर के गुच्छे की तरह, पता नहीं ये कहां कहां पैक है भाई। तो इनके ऊपर फिजिकल फैक्टर का इफेक्ट अगर पड़ा, यहां पे पीवीटी का इफेक्ट पड़ा इनके ऊपर, तो इतना स्पेस तो है नहीं जो इफेक्ट कैंसिल हो जाए, तो ये दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पे पड़ेगा इधर उधर। जब दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पे पड़ेगा तो कहीं कहीं चेंजेस होंगी, तो जो सॉलिड है वो तो नहीं रहेगा, बदलेगा। तो सॉलिड यहां तो रियल तो रहने वाला नहीं, बदलता रहेगा बीच बीच में, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा, स्यूडो सॉलिड कहेंगे, और इसीलिए इसे हम लोग रियल सॉलिड कहने वाले हैं। बात आ गई समझ में, मजा आया? अब दूसरा पॉइंट, इन्हें आइसोट्रोपिक कहा जाता है, आइसोट्रोपिक सॉलिड्स होते हैं, और ये बेटा हमारे एनाइसोट्रोपिक सॉलिड्स होते हैं, एनाइसोट्रोपिक सॉलिड्स होंगे। क्लियर हुआ? इन्हें एनाइसोट्रोपिक सॉलिड्स कहेंगे। क्यों? देखो यहीं से क्लियर हो चुका है, फिजिकल फैक्टर्स का इफेक्ट चारों तरफ बुरी तरह से पड़ने वाला है। भाई हमने प्लास्टिक ली, दबाया, तो सभी डायरेक्शंस, आइसो मीनिंग सेम, ट्रोपिक माने डायरेक्शंस, फिजिकल फैक्टर का जो इफेक्ट होगा वो सेम होगा सभी डायरेक्शंस में। सिंपल भाषा में कह सकते हैं आइसोट्रोपिक, आइसो मीनिंग सेम, इफेक्ट इन ऑल डायरेक्शंस, है ना। और यहां पे जो इफेक्ट होगा एनाइसोट्रोपिक, मतलब डिफरेंट इफेक्ट, जो इफेक्ट होगा, इफेक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, यहां सभी तरफ सेम नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आप इसके ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं, इसके ऊपर आपने पीवीटी को अप्लाई किया सपोज दैट, तो ये इधर इफेक्ट डालेगा, इधर इफेक्ट डालेगा, इधर डाल सकता है, इधर डाल सकता है, लेकिन सभी डायरेक्शंस में नहीं होगा। ये हमारा ज्योमेट्रिकल डायरेक्शंस में इफेक्ट डालेगा, केवल सभी जगह इफेक्ट नहीं डालेगा। प्रेशर लगाइए आप,
कैंसिल आउट कर देगा, सभी तरफ नहीं होने वाला। इसीलिए तो ये स्टेबल है, इसीलिए तो ये रियल है, इसीलिए तो ये एनआइसोट्रोपिक है। और ये कैसा आइसोट्रोपिक, एक फर्क डालोगे सब यहां पे इफेक्टिव होंगे, इसीलिए ये कैसा है, आइसोट्रोपिक है। याद रखिएगा बातों को, समझ में आया, क्लियर हुआ, मजा आया। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट समझते हैं। इनके अंदर क्लीवेज प्रॉपर्टी होती है, ये क्लीवेज प्रॉपर्टी को इंडिकेट करते हैं। इनके पास क्लीवेज प्रॉपर्टी नहीं होगी, नो क्लीवेज प्रॉपर्टी, मतलब काटने की प्रॉपर्टी, चाकू से काट डालिए, बहुत आसानी से चाकू लाए यहां से काट दिया, ये हिस्सा अलग, ये हिस्सा अलग, और यहां जब काटेंगे तो यहां मिला, पता चला ये वाला एटम पड़ गया बीच में, फिर ऐसे ऐसे चाकू करे कट नहीं रहा, क्या फंस गया बीच में, क्योंकि एटम आ जाएंगे, तो यहाँ क्लीवेज प्रॉपर्टी नहीं होने वाली है। और यहाँ आसानी से ऐसे लिखा तो ऐसे खट से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पैकिंग ऑर्डर्ड है, सिमेट्रिकल है ना, रेगुलर अरेंजमेंट है, जियोमेट्रिकल है, आसानी से काट दिया। यहाँ तो काटोगे तो पता चलेगा ये एटम बीच में पड़ेगा, कहीं कुछ करेगा, तो इसने आसानी से नहीं काटा जा सकता है। क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ हाई डेंसिटी होगी, बिल्कुल होने वाली है, बुरी तरह से अंगूर का गुच्छा बना हुआ। यहाँ थोड़ी सी लो डेंसिटी होगी, इनसे लो डेंसिटी, यहाँ थोड़ी सी लो डेंसिटी होगी, लो डेंसिटी देन अमरपस, इतनी कम भी नहीं, तो फिर सॉलिड कैसे रहेंगे, ठीक। यहां एक वर्ड आएगा पैकिंग इफिशिएंसी, आगे बेटा हम लोग पढ़ेंगे भी, पैकिंग इफिशिएंसी, यहां 52% से 78% तक होती है। 100% पैक नहीं सॉलिड होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 100% पैक नहीं होने चाहिए, चटक जाएगा ना, तभी तो फर्स्ट हम इसी से पढ़ते हैं। और यहां की जो पैकिंग इफिशिएंसी होती है, इन सॉलिड्स की पैकिंग इफिशिएंसी कितनी होगी, ग्रेटर देन 78%, इसीलिए अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट सीखते हैं, इसके जो शार्प एमपी एंड बीपी होंगे, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे, शार्प होंगे, क्लियर होंगे, कि अगर ये इतने बॉइल होगा तो उतने ही बॉइल होगा ये, लेकिन इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होंगे। एमपी एंड बीपी आर नॉट शार्प। पॉइंट आया समझ में, क्यों नहीं है, इसके शार्प और इसके शार्प क्यों है, समझ जाइए। यहाँ फिजिकल फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता रहता है, ये तो स्यूडो सॉलिड है, अपने बदलते ही रहते हैं, तो कैसे क्लियर दिखा लेंगे भैया ये, और ये बदलते नहीं है, फिजिकल फैक्टर के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कैसा रहेगा, शार्प रहेगा। तो आज हम लोग सॉलिड स्टेट की बेसिक चीजें पढ़ चुके हैं, मैटर को अच्छे से समझा, सॉलिड स्पेसिफाइड क्यों है, सॉलिड है क्या, उसकी प्रॉपर्टीज को समझा, और सॉलिड्स दो टाइप का है, अमरपस एंड क्रिस्टलाइन। यहां तक जिक्र कर लिया लेक्चर नंबर 1 में। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि आगे चैप्टर हमारा जाने वाला है क्रिस्टलाइन सॉलिड पे जाने वाला है। तो अगला लेक्चर हमारा होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। तब तक अच्छे से लेक्चर को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और अपने प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगला लेक्चर आपको एकदम टाइम से मिल सके। तब तक के लिए गुड बाय, और अपने नए सेशन में ज़्यादा टेंजेंटल्स को जोड़िए, बढ़ाइए, और बहुत अच्छे से सेशन कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोग सब मिलके ये प्रूव कर देंगे कि वी आर द बेस्ट इन केमिस्ट्री वर्ल्ड। पढ़ते रहिए बेटा।